भारत, वो जमीन जहां मिट्टी में सोना उगता था, जहां ज्ञान, धर्म और संस्कृति की गूंज चारों दिशा में फैलती थी। लेकिन एक दिन एक फिरंगी कंपनी आई और मुस्कुराकर हाथ मिलाया। जिस चिड़िया के पंखों में सूरज बसता था, उसके पंख काट दिए गए, उसके गले में डाल दी गई लोहे की जंजीर और नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। पर अंदर से हर दिन, हर पल भारत का खून चूसा गया। लूट के कानून बना दिए गए, औरों के महलों के लिए हमारे घर जला दिए गए। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे पूर्वजों की पीड़ा की पुकार है। जानिए, समझिए और पूछिए, आखिर एक कंपनी ने पूरे देश को गुलाम कैसे बना लिया? वो समय था जब दुनिया भर में शक्ति और संपत्ति की होड़ चल रही थी। बड़े बड़े साम्राज्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए देशों की तलाश में निकल पड़े थे। इसी दौड़ में एक नया नाम उभरकर सामने आया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने देश के कुछ अमीर व्यापारियों को एक विशेष अनुमति पत्र, रॉयल चार्टर प्रदान किया। इस अनुमति से वे व्यापारी पूर्वी देशों भारत, चीन, इंडोनेशिया आदि के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। इन व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की, जिसे बाद में सारी दुनिया ने नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका उद्देश्य था मसाले, कपड़े, चाय, अफीम, सोना और चांदी इकट्ठा कर उन्हें ब्रिटेन ले जाना और वहां पर भारी मुनाफा कमाना। और इसके लिए उनकी नजरें टिक गई भारत पर। भारत एक समृद्ध देश, आध्यात्मिकता और संसाधनों की भूमि। यहां भी संपन्न शासक, यहां की धरती से सोना निकलता था। कंपनी ने तय किया, अगर व्यापार शुरू करना है तो शुरुआत भारत से ही होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की धरती पर कदम रखा। नाम था व्यापार का, लेकिन नजर थी सत्ता पर। सबसे पहले उन्होंने चुना सूरत को, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जो मुगल साम्राज्य के अधीन था। वहीं पर उन्होंने एक फैक्ट्री यानी व्यापार केंद्र खोला और यहीं से शुरू हुई उनकी भारत में पहली मौजूदगी। लेकिन ये व्यापारिक केंद्र सिर्फ दुकानें नहीं थीं, बल्कि कंपनी के लिए ये थे शक्ति के अड्डे, जहां से वे नियंत्रण, गुप्त योजनाएं और आर्थिक नीतियां चलाते थे। इसके बाद कंपनी की नजरें गईं बॉम्बे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई और कलकत्ता, कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाह शहरों पर। उन्होंने मुगल शासकों से समझौते कर वहां जमीन और गोदामें मांगी और धीरे धीरे ये शहर उनके किले जैसे किले बनते चले गए। कंपनी की चतुर चालें, वो व्यापार कर रहे थे, लेकिन साथ ही वे समझ रहे थे भारत की राजनीतिक कमजोरी। कौन राजा किससे नाराज है, कौन किसके खिलाफ है और किससे मिलकर उन्हें फायदा हो सकता है। हर गुप्त खबर पर उनकी नजर थी। इसी चतुराई से उन्होंने एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, जहां खुद कंपनी बनती थी मध्यस्थ, लेकिन आखिरकार वही बन बैठती थी सत्ता की मालिक। सन 1757 एक ऐतिहासिक मोड़। भारत का भाग्य अब उजाले से अंधेरे की ओर बढ़ने लगा था। इस वर्ष हुआ प्लासी का युद्ध, जहां सिर्फ युद्ध नहीं हुआ, बल्कि यह था विश्वासघात, चालाकी और चाणक्य नीति का क्रूर खेल। युद्ध क्यों हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपने देश की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक हितों और बढ़ती ताकत के घमंड में नवाब के अधिकारों का अपमान कर रही थी। इससे दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता गया और अंततः युद्ध अवश्यंभावी हो गया। प्लासी युद्ध का सबसे दर्दनाक और अंधकारमय पहलू यह था, नवाब के अपने सेनापति और मंत्री मीर जाफर का विश्वासघात। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। अगर वह युद्ध में उनका साथ देगा तो उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। जब युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला की सेना चुप रही। मीर जाफर ने गद्दारी की और परिणाम स्वरूप युद्ध भले कंपनी ने जीता, लेकिन भारत हार गया अपनी स्वतंत्रता की पहली कड़ी। परिणाम राजनैतिक सत्ता का आरंभ। प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारी नहीं रही, वह अब बन गई एक शासक शक्ति। कर वसूली, नवाबों की नियुक्ति, प्रशासन का नियंत्रण,
सब कुछ अब कंपनी के हाथों में था। यह युद्ध बना भारत के लिए औपनिवेशिक दास्ता का पहला दरवाजा, और यहीं से शुरू हुआ एक सदी से भी अधिक लंबा शोषण और पराधीनता का काल। दीवानी अधिकार क्या था? सन 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा का दीवानी अधिकार दे दिया। दीवानी अधिकार यानी अब इन क्षेत्रों में कर वसूली करने का कानूनी अधिकार कंपनी को मिल गया। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की दौलत, अन्न, खनिज और हर कमाई अब सीधे कंपनी के हाथ में थी। भारत की अर्थव्यवस्था पर शोषण शुरू। यहीं से शुरू हुआ भारत के आर्थिक पतन का अध्याय। कंपनी ने किसानों पर दबाव बनाया। उत्पादन दो, टैक्स भरो, तुम्हारा दुख हमें नहीं दिखेगा। धीरे धीरे जमीन की संपदा, खनिजों का खजाना और कृषि उपज, सब कुछ पर कंपनी का कब्जा हो गया। भारत के स्थानीय व्यापारी, कारीगर और किसान सभी बर्बाद होने लगे। इस समय लंदन में शुरू हुआ एक नया वैभव। भारत की लूटी हुई दौलत से बना ब्रिटिश साम्राज्य का सिंहासन। यह अधिकार नहीं, यह थी लूट का कानूनी रूप। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, वह बन गई एक सरकारी ताकत जो कानून के नाम पर शोषण कर रही थी। यह दीवानी अधिकार ही वह रास्ता था जिससे भारत बना एक आर्थिक गुलाम। जहाजों में भरकर चाय, कपास, कपड़ा, अफीम, सोना और चांदी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बंदरों से नियमित लंदन भेजी जा रही थी। भारत का कंकाल जैसा शरीर ब्रिटेन की रत्न जड़ित राजधानी लंदन को खड़ा कर रहा था। यह भारत के भीतर पनप रही मेहनत और शोषण की छिपी कहानी। किसान मजबूरी में कपास, नील और अन्य फसलों की खेती कर रहे थे। यह उनकी इच्छा नहीं थी। उन्हें बहुत ही कम दाम दिए जा रहे थे, लेकिन कर, टैक्स बहुत ज्यादा वसूला जा रहा था। देशी उद्योग, व्यापारी, बुनकर, कारीगर धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। स्थानीय राजा या नवाब केवल नाम मात्र के शासक बनकर रह गए थे। उनका लगातार अपमान और अधिकारों का हनन किया जा रहा था। आध्यात्मिकता और संस्कृति पर सीधा हमला, मिशनरी, धर्म नियम और नए कानूनों के जरिए आम लोगों को अपमान और भय का अनुभव कराया जा रहा था। सिपाही, भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करते थे, उन्हें भी भेदभाव और कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता था। वे अपमानित, उपेक्षित और शोषित महसूस कर रहे थे। ब्रिटिशों ने भारत में रेल बनाई। देखने में यह बहुत अच्छा लगता है। आज भी हम गर्व करते हैं कि रेल व्यवस्था तो ब्रिटिशों का दिया हुआ उपहार है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। रेल प्रणाली का असली उद्देश्य था भारत की धन संपत्ति और उपज, मसाले, कपास, अफीम, धान आदि को देश के अंदर से बंदरगाह तक जल्दी पहुंचाना और फिर बंदरगाहों से उन संपत्तियों को जहाजों में भरकर लंदन भेज देना। यह था एक अंतर्राष्ट्रीय लूट की मशीन जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक अमूल्य हथियार थी। क्या भारतीय लोग तब रेल में बैठ सकते थे? नहीं। शुरुआती दौर में रेल केवल ब्रिटिश अधिकारियों, सैनिकों और व्यापारियों के लिए थी। जनता के लिए यह सिर्फ एक दूर का सपना था। ब्रिटिशों ने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की, जिसे आज हम एक विकसित संचार प्रणाली के रूप में देखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यवस्था केवल आम लोगों की सुविधा के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए एक चतुर योजना थी। प्रांतीय कार्यालयों, गवर्नर जनरल, राज्यपालों और सेना प्रमुखों के बीच तेज संचार संभव हुआ। देश के जिस हिस्से में विद्रोह या असंतोष होता था, वहां की खबर तेजी से पहुंचती थी और तुरंत ब्रिटिश सेना भेजी जाती थी। शासन की योजनाएं, कानून के आदेश और नियंत्रण की नीतियां केंद्र से गांव तक पहुंचाई जाती थीं। दिखने में एक उन्नत प्रणाली, लेकिन इसका असली मकसद था जनता पर सख्त नियंत्रण। यहां तक कि आम लोग जब चिट्ठियां लिखते थे, तब भी उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। कई बार डाक खोलकर पढ़ी जाती थी और अगर कोई संदेहास्पद बात होती तो उसे जेल भेज दिया जाता था। निष्कर्ष,
डाक व्यवस्था का विकास तो हुआ, लेकिन यह ब्रिटिश शासन की सुरक्षा कवच बन चुकी थी, जिससे लोगों की आवाज को दबाया जा सके। भारतीय, मुगल और स्थानीय कानूनी प्रणाली को मिटाकर ब्रिटिश कानून के जरिए शासन और न्याय का एक दिखावटी नाटक रचा गया। यह कानून ऐसे ढंग से बनाया गया था कि ब्रिटिश अधिकारियों के अपराध छिप जाए, लेकिन भारतीय जनता अन्याय सहकर भी न्याय न पा सके। ब्रिटिश जज, ब्रिटिश मुख्य प्रशासक, जो न तो भारतीय भाषा, न रीति रिवाज और न ही धर्म को समझते थे, उनकी नजर में भारतीय लोग केवल संदेहास्पद प्रजा थे। कानून का मतलब न्याय नहीं, डर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी लोगों को जेल भेजा जाता था, और जो कोई ब्रिटिश नीति के खिलाफ आवाज उठाता, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता। एक विशेष कानून, सेडिशन एक्ट के तहत अगर कोई कह देता ब्रिटिश शासन अच्छा नहीं है, तो वह देशद्रोही कहलाया जाता था। ब्रिटिश कानून प्रणाली भारत में न्याय नहीं लाई, बल्कि डर, संदेह और जनता की आवाज को कुचलने की एक साजिश थी। ब्रिटिशों ने भारत को एक केंद्रीकृत नियंत्रण में लाने के लिए स्थानीय राज्यों, जागीरदारों और सामंत राजाओं को अपमानजनक समझौतों और चतुर नीतियों के जरिए अपने अधीन कर लिया। जहां किसी राज्य में जन्मजात उत्तराधिकारी नहीं होता, वहां की सत्ता को कंपनी अपने अधिकार में लेकर वहां शासन शुरू कर देती थी। इस नीति से झांसी, सतारा, नागपुर और कई अन्य राज्य अंग्रेजों के अधीन चले गए। एक राष्ट्र, एक नीति, एक कानून, एक शासन। इस व्यवस्था के तहत पूरे देश को एक केंद्र से नियंत्रित किया गया। लंदन के बनाए कानून भारत में थोपे गए और भारतीय बन गए केवल प्रजा। केंद्रीय शासन के परिणाम भारत की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान नष्ट हो गई। स्थानीय शक्तिशाली राजा अपमानित और शक्तिहीन हो गए। एक दलीय शासन के जरिए शोषण और नियंत्रण और भी बढ़ गया। बाहर से दिखने वाला व्यवस्थित शासन, लेकिन अंदर था खालीपन, गुलामी का एक नया रूप। यह केंद्रीय प्रणाली भारत में स्वराज के अंत और ब्रिटिश शोषण के नए अध्याय की शुरुआत थी। उस युग का भारत गुलामी, अन्याय और शोषण से त्रस्त। किसान हो या सिपाही, व्यापारी हो या ब्राह्मण, सभी असंतुष्ट थे। ब्रिटिश अपने शासन को चला रहे थे भारत की एकता, धर्म और संस्कृति के विरोध में। 1857 में भारतीय सिपाहियों को एक नई बंदूक दी गई, जिसमें कारतूस को मुंह से चीर कर खोलना पड़ता था। लेकिन उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए अपमानजनक था। यह श्रद्धा और धर्म पर सीधा प्रहार था। इस पीड़ा और अपमान से भारत भर में विद्रोह भड़क उठा। आज भी कुछ लोग भारत छोड़कर ब्रिटिश देश में रहकर गर्व महसूस करते हैं। यह नहीं समझते जिन अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों का शोषण किया था, लाठियां मारी थीं, हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया था, वहीं जगह को वे आज अपनी शान मानते हैं। मैं उन्हें बस इतना कहना चाहूंगा, तुमने हमारे गांव की मिट्टी का स्वाद नहीं चखा है। तुम नहीं जानते यहाँ के लोग गरीबी में भी कितना गर्व से जीते हैं। हमारा गांव लंदन नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसी आत्मा है जो बिकने वाली नहीं।